morning everyone. We will start in next 10-15 minutes. Let few more people join the meeting, then we will start. Hello, Akshay, अक्षय शिंदे. यस सर. किसे थर्ड ईयर क्यों किया? हाँ सर, थर्ड ईयर फिफ्थ सेमिस्टर. थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर. ओके. अनिकेत, यस सर. अभी थर्ड ईयर क्यों? फिफ्थ सेम. यस सर. ओके. आशुतोष, आशुतोष, यस सर. बेटा अभी थर्ड ईयर क्यों? फिफ्थ सेमेस्टर. थर्ड ईयर में ओके. तो अगले 5 मिनट में अपन शुरू करेंगे. जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, लेट देम ज्वाइन. few more are joining. In next 5 minutes we will begin with the lecture. ऑपरेशंस रिसर्च की बात करेंगे. आप में से बहुत लोग थर्ड ईयर के हैं, तो थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर में सब्जेक्ट रहेगा ऑपरेशंस रिसर्च. अभी आपको एक्सपोजर नहीं है सब्जेक्ट में, तो हम लोग बेसिक से शुरू करेंगे. तो जो टॉपिक ओआर के गेट से रिलेटेड है, जैसे उसमें लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स है, फॉर्मुलेशन, सॉल्यूशन बाय ग्राफिकल मेथड, सिंप्लेक्स मेथड, ट्रांसपोर्टेशन असाइनमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये सब गेट से रिलेटेड है. इन्वेंट्री कंट्रोल. तो हम लोग जैसे आज पहला क्लास है, तो पहले टॉपिक से शुरू करेंगे. उस टॉपिक का एक जनरल इंट्रोडक्शन लेंगे. उस टॉपिक को इस तरीके से समझने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से हम यूनिवर्सिटी के लिए करते हैं, उसके पूरे बेसिक्स. फिर उसका गेट रेलेवेंट क्वेश्चन करेंगे. ठीक है, इस तरीके से हम लोग टॉपिक्स को अप्रोच करेंगे. आप में से बहुत लोग क्योंकि फिफ्थ सेमेस्टर के हैं, तो आप लोगों को ऑपरेशंस रिसर्च में एक्सपोजर नहीं है, इसलिए हम लोग एकदम बेसिक से शुरू कर रहे हैं. ठीक है. ऑपरेशंस रिसर्च आपके 6 सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट भी है यूनिवर्सिटी सिस्टम में. ऑपरेशंस रिसर्च में अपने को क्या करना रहता है? ऑपरेशन रिसर्च में हम लोग कोई भी बिजनेस का सिचुएशन, देयर कैन बी एनी बिजनेस सिचुएशन, किसी भी बिजनेस सिचुएशन को मैथमेटिकल इक्वेशन में लिखने की कोशिश करते हैं. एक सिंपल सा एग्जांपल बता रहा मैं, शुरू करेंगे अपन. उसके पहले एक सिंपल सा एग्जांपल समझते हैं. अगर मेरी कोई फर्म है जो एक प्रोडक्ट बनाती है, प्रोडक्ट ए. प्रोडक्ट ए 5 रुपये प्रॉफिट में बिकता है. पर यूनिट प्रॉफिट 5 रुपीज़ है प्रोडक्ट ए का. तो मेरी फर्म का अगर टारगेट है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो मैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिख सकता हूँ कि मैक्सिमाइज प्रॉफिट इक्वल टू 5a. ए कितना? नंबर ऑफ यूनिट्स. अगर ए के मैं 10 पीस बना रहा हूँ, तो एक यूनिट 5 रुपये के प्रॉफिट में बिकेगा, तो 5 इंटू 10 50 रुपीज़ का प्रॉफिट आएगा. अगर ए का मैं 10 यूनिट बना रहा हूँ, तो एक सिंपल सा अपन ने केस लिया. तो किसी भी बिजनेस सिचुएशन को मैथमेटिकल इक्वेशन में लिखना, ये एक काम है ऑपरेशंस रिसर्च में. इसके बाद दूसरा काम है उसमें
बिजनेस सिचुएशन को मैथमेटिकल इक्वेशन में लिखने के बाद सॉल्व करना, सॉल्व करके निकालना कि ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन होगा जिसमें प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। बिजनेस में दो ही बातें होती है, एक होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की बात, एक होती है कॉस्ट मिनिमाइज करने की बात। दो ही बातें होती हैं। तो बिजनेस सिचुएशन को अगर लिखेंगे तो दो ही टाइप के, या एक कह सकते हैं कॉस्ट के साथ टाइम, तो तीन टाइप के सिचुएशंस को अपन मॉडल करेंगे। एक जहाँ पे हम लोग फोकस करेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने को, दूसरा जहाँ पे हम फोकस करेंगे कॉस्ट मिनिमाइज करने को, और तीसरा जहाँ पे हम फोकस करेंगे टाइम, प्रोडक्शन टाइम या एक्टिविटी एग्जीक्यूशन टाइम, टाइम मिनिमाइज करने को। हमको कम से कम टाइम पे, कम से कम खर्चे पे मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए, ये फोकस हमारा रहेगा। इसको डील करेगा ऑपरेशंस रिसर्च। तो टिपिकली जब हम लोग ओआर की बात करते हैं यूनिवर्सिटी सिस्टम में, तो उसमें हम लोग 6 यूनिट्स डील करते हैं, जिसमें हम लोग पहले एक इक्वेशन लिखना सिखाते हैं। बिजनेस प्रॉब्लम को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, इक्वेशन लिखना सिखाने के बाद हम लोग उसको सॉल्व करना सिखाते हैं। अब अगर मेरी फर्म के दो ही प्रोडक्ट हैं, मेरी फर्म अगर दो प्रोडक्ट बनाती है, दो ही प्रोडक्ट हैं, तो दो वेरिएबल का प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि वो दो प्रोडक्ट कितना बनाए जिससे अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, ये क्वेश्चन रहेगा। तो दो वेरिएबल का प्रॉब्लम आएगा, तो उसके लिए ग्राफिकल मेथड यूज़ करते हैं सॉल्व करने के लिए। लीनियर प्रॉब्लम रहना चाहिए, लीनियरली इक्वेशन बनना चाहिए, तभी ओआर जो हम लोग अभी सीख रहे हैं या जो अपने गेट में भी है, वो उतना पोर्शन, ओआर काफ़ी वास्ट है, उसमें नॉन लीनियर भी आता है, बहुत कुछ आता है। पर जो हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अभी फ़िलहाल, या जो यूनिवर्सिटी में सीखेंगे या जो अपने गेट के सिलेबस में भी है, वो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है। तो लीनियर इक्वेशन बनना चाहिए, वहाँ पे अपन फोकस करते हैं। तो जो बिजनेस सिचुएशन में लीनियर इक्वेशन बनेगी दो वेरिएबल की, उसको सोल्व करने के लिए हम लोग ग्राफिकल मेथड सीखते हैं। दो से ज़्यादा वेरिएबल की बनेगी, 3, 4, 5, 10 वेरिएबल, 50 वेरिएबल, 100 वेरिएबल, उसके लिए हम लोग सिंप्लेक्स मेथड इम्प्लीमेंट करना सीखते हैं। जब दो से ज़्यादा वेरिएबल की बनेगी, जब बिजनेस सिचुएशन ऐसी रहेगी कि बहुत सारे सप्लाई सेंटर रहेंगे, बहुत सारे डिमांड सेंटर रहेंगे, तो उसके लिए एक अलग से एल्गोरिदम बनाए। बिजनेस सिचुएशन ऐसी रहेगी कि एक प्रोजेक्ट है जिसको अपने को मैनेज करना है, प्रोजेक्ट के अपने एक अलग कंस्ट्रेंट्स होते हैं, उसके लिए अलग मैथमेटिकल मॉडल बनाए। तो ऐसे ओआर में, ऑपरेशंस रिसर्च में, अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग एल्गोरिदम है, जिसके थ्रू अपने को वो बिजनेस सिचुएशन को सॉल्व करना हम सीखते हैं। अब क्योंकि आज गेट की क्लास है, तो हम लोग गेट का पहला टॉपिक लेते हैं आज, ओआर से रेलेवेंट। तो ग्राफिकल मेथड, जिसमें लगभग हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछता ही है, तो पहले अपन ग्राफिकल मेथड का इम्प्लीमेंटेशन यानी फॉर्मुलेशन, एक एलपीपी कैसे फॉर्मुलेट करते हैं वो समझ लेते हैं, और फिर ग्राफिकल मेथड का इम्प्लीमेंटेशन करके एलपीपी कैसे सॉल्व करते हैं वो समझ लेंगे। ठीक है, तो ये अपना पहला टॉपिक है जिस पे अपन फोकस करेंगे। ठीक है, अपनी बात हो रही है कि कौन से बिजनेस सिचुएशन, बिजनेस सिचुएशन वो जिसमें एक लिनियर इक्वेशन बन सके, बिजनेस सिचुएशन वो जिसमें एक लिनियर इक्वेशन बन सके। एक एग्जांपल है, अगर अपन देखेंगे, एक एग्जांपल है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिख रहा है आपके सामने स्क्रीन पे, आप उस क्वेश्चन को पढ़ो और एक रफ में हम लोग साथ में मिलके, हम सब साथ में मिलके रफ में उसकी इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं। ये एग्जांपल आपके स्क्रीन पे है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 लेफ्ट हैंड साइड पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। इस क्वेश्चन को पढ़ो, ये एक बिजनेस सिचुएशन है, इसको लिखने की हम कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर अ फर्म, एक फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग 2 प्रोडक्ट्स, एक फर्म है जो 2 प्रोडक्ट बनाती है, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी। कंसीडर अ फर्म मैन्युफैक्चरिंग 2 प्रोडक्ट, आप रफ कॉपी में साइड में लिख लो।
कोई एक फर्म है जो प्रोडक्ट ए बनाती है, प्रोडक्ट बी बनाती है, दो प्रोडक्ट बनाती है, विच हैव टू पास थ्रू टू डिपार्टमेंट। अब ये प्रोडक्ट बनाने के लिए दो डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा, दो डिपार्टमेंट से काम करना पड़ेगा, ठीक है। एक कटिंग डिपार्टमेंट है, एक फिनिशिंग डिपार्टमेंट है। अब इसमें आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए। अब मैं पहले प्रोडक्ट पे फोकस कर रहा, प्रोडक्ट ए पे। 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए रिक्वायर्स 1 आवर इन कटिंग डिपार्टमेंट। प्रोडक्ट ए का 1 यूनिट कटिंग में 1 आवर लेगा। 2 आवर्स इन फिनिशिंग डिपार्टमेंट। प्रोडक्ट ए का 1 यूनिट फिनिशिंग में 2 घंटे लेगा। ये साइड में लिखते चलो आप रफ में, शॉर्ट में, एक अपने को आइडिया लग जाएगा कि भैया एक फर्म है, दो प्रोडक्ट बनाती है, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी। ये प्रोडक्ट बनते कैसे हैं? ये प्रोडक्ट बनते हैं जब दो डिपार्टमेंट में से पास होते हैं। कौन से दो डिपार्टमेंट? कटिंग एंड फिनिशिंग। ये क्लियर हुआ? अब यहाँ पे कह रहा है कि प्रोडक्ट ए को कटिंग में 1 घंटा लगता है एक पीस के लिए। प्रोडक्ट ए का 1 पीस बनाना है, कटिंग में 1 घंटा लगता है, फिनिशिंग में 2 घंटा लगता है। प्रोडक्ट बी को कटिंग में 3 घंटे लगते हैं, ठीक है। स्क्रीन पे दिख रहा अपने को क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड में। प्रोडक्ट बी को कटिंग में 3 घंटे लगते हैं, फिनिशिंग में 1 घंटा लगता है। अब कह रहा कटिंग में टाइम कितना है अपने पास? अब ये कह रहा कि कटिंग डिपार्टमेंट में टोटल टाइम अवेलेबल है 1 महीने में 180 आवर। आप लिख लो भैया, टाइम अवेलेबल इन कटिंग डिपार्टमेंट 180 आवर्स पर मंथ, और फिनिशिंग में कितना है? 140 आवर्स पर मंथ। अब ये देखते ही आपके ध्यान में आया, अब बोले यार चलो प्रोडक्ट ए को अपने को समझ गया कटिंग में कितना टाइम लगता, फिनिशिंग में कितना टाइम लगता एक पीस के पीछे। अब मेरे को तो नहीं पता, मेरे को तो सोल्व करके निकालना है भैया कितने पीस बनाने, ठीक है। तो मैं मानता हूँ, आप लिख लो लेट, अपन मानते हैं लेट प्रोडक्ट ए बी मैन्युफैक्चर्ड एज, लेट प्रोडक्ट ए बी मैन्युफैक्चर्ड एज एक्स यूनिट्स। यहाँ पे आपने लिखा है जमशन, मैं कर्सर घुमा रहा हूँ। लेट प्रोडक्ट ए बी मैन्युफैक्चर्ड एज एक्स यूनिट्स। कितना है एक्स? सोल्व करके निकालेंगे, अपने को नहीं पता भैया कितना बनाना है ए। प्रोडक्ट ए जो बनेगा लेट इट बी एक्स यूनिट्स, और प्रोडक्ट बी जो बनेगा लेट इट बी वाई यूनिट्स। प्रोडक्ट बी जो बनेगा लेट इट बी वाई यूनिट्स। तो ए के हो सकते हैं कि 10 पीस बने तो x इक्वल टू 10 आएगा सोल्व करके, या हो सकते हैं 5 ही पीस बने तो x इक्वल टू 5 आएगा सोल्व करके। अपने को नहीं पता x कितना है, सोल्व करके निकालेंगे। अपने को ये भी नहीं पता y कितना है। अपन ने एज्यूम किया कि भैया क्वेश्चन मेरे को समझ में आ रहा कि वो बोल रहा a बनाना है b बनाना है, वो बोल रहा कटिंग टाइम बता रहा हूँ, फिनिशिंग टाइम बता रहा हूँ, प्रॉफिट बता रहा हूँ। अब बोल रहा सोल्व करके बताओ कि कितना a बनाओगे और कितना b बनाओगे। अपने को उस दिमाग से देखना है, तो अपने को नहीं पता ए कितना बनाना है। तो अपन ने एज्यूम किया लेट प्रोडक्ट ए बी मैन्युफैक्चर्ड इन एक्स यूनिट्स एंड प्रोडक्ट बी बी मैन्युफैक्चर्ड इन वाई यूनिट्स, ऐसा अपन ने एज्यूम किया। अब आप मेरे को एक बात बताओ, अगर ए का एक्स यूनिट अपने को बनाना है, एक्स कितना है सोल्व करके निकलेगा, बी का वाई अपने को बनाना है, तो एक बात बताओ प्रोडक्ट ए का 1 पीस बनाने को, 1 पीस बनाने को कटिंग में लगता है 1 घंटा, कटिंग में लगता है 1 घंटा, तो x पीस बनाने को कितना टाइम लगेगा? मैसेज में बताओ फटाफट। 1 पीस बनाने को 1 घंटा लगता है, क्वेश्चन में दिया है 1 यूनिट ऑफ ए रिक्वायर्स 1 आवर इन कटिंग, बराबर है। 1 पीस बनाने को 1 घंटा लगता है कटिंग में, तो x पीस बनाने को कितना टाइम लगेगा कटिंग में? फटाफट बताओ। प्रोडक्ट ए का 1 पीस को 1 घंटा लगेगा, तो x पीस को कितना लगेगा? x घंटे लगेंगे, बराबर है 1x। x पीस को लगेगा 1x आवर कटिंग में, कटिंग डिपार्टमेंट में, बढ़िया। अब ये बताओ कटिंग में अगर उसको 1x लगेगा, ये समझ में आ गया क्यों? क्योंकि 1 आवर कटिंग में 1 पीस को लगता है। अच्छा प्रोडक्ट बी को, प्रोडक्ट बी के 1 पीस को कितना लगता है? 3 घंटे। अगली लाइन में दिया है 1 यूनिट ऑफ बी रिक्वायर्स 3 आवर्स इन कटिंग, तो बी को 1 पीस को लगता है 3 घंटे, तो भैया बी के वाई पीस को कितने घंटे लगेंगे? बी के वाई पीस बनाने हैं ना,
एक पीस को अगर कटिंग में 3 घंटा लगता है तो वाई पीस को कितने घंटे लगेंगे? 3y। डन। किसी को डाउट है रोक के पूछना। 3y क्लियर हुआ? बी के वाई पीस बनाने के लिए 3y लगेंगे। अब मेरे को ये बताओ, तो कटिंग डिपार्टमेंट में टोटल टाइम कितना लगेगा? ए के एक्स पीस बनाने हैं और बी के वाई पीस बनाने हैं, तो अब मेरे को ये बताओ कटिंग डिपार्टमेंट में टोटल टाइम कितना लगेगा? आपको पता है कि भैया ए के एक्स बनाने को कितना टाइम लगता, और आपको ये भी पता है कि बी के वाई बनाने को कितना टाइम लगता, तो आप टोटल टाइम बताओ कटिंग में टोटल टाइम कितना लगेगा आपके हिसाब से? बोलिए। जो भी अपनी समझ से। ए का एक्स पीस बनाने को अपने को पता है कि भैया एक्स आवर्स लगते हैं, ठीक है। बी के वाई पीस बनाने को अपने को पता है कि 3y आवर्स लगते हैं, तो कटिंग में टोटल टाइम कितना लगेगा? पूरे कटिंग डिपार्टमेंट में टोटल टाइम कितना लगेगा? x + 3y। डन। बढ़िया। ये समझ में आया क्वेश्चन देख के? अब अपने को ये समझ में आ गया कटिंग डिपार्टमेंट में टाइम कितना लग रहा है। कटिंग डिपार्टमेंट में टाइम लग रहा है x + 3y। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देखकर बताइए कटिंग में टाइम कितना है आपके पास? कटिंग डिपार्टमेंट में टाइम कितना है आपके पास? दिया हो, उस क्वेश्चन में दिया है टाइम कितना अवेलेबल है कटिंग में। कितना टाइम अवेलेबल है कटिंग में आपके हिसाब से? 180 आवर्स। बढ़िया। तो x + 3y इतना टाइम लगेगा। अब मेरे को नहीं पता x कितना है y कितना है, सोल्व करके निकालना है, पर टाइम कितना अवेलेबल है? 180 आवर्स। उससे ज़्यादा टाइम मैं ले नहीं सकता, तो इक्वेशन क्या बनेगी? 180 से ज़्यादा नहीं ले सकता, तो x + 3y इज इक्वल टू 180 कि लेस देन इक्वल टू 180? मेरा क्वेश्चन आपसे, कि ग्रेटर देन इक्वल टू 180? तीन कंडीशन हो सकती है। अब ये समझ में आ गया टाइम लगेगा x + 3y। टाइम कितना है? 180 है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो x + 3y इज लेस देन इक्वल टू 180 कि इक्वल टू 180 कि ग्रेटर देन इक्वल टू 180? बढ़िया तुषार। लेस देन इक्वल टू 180। इक्वल टू भी नहीं करेंगे, इक्वल टू का मतलब है मैंने लाइन लगा दी कि भैया लाइन बना दो, मतलब तुमको करना ही पड़ेगा 180 घंटे यूज। कई बार ऐसा हो सकता है कि एकदम 180 यूज करने जाएगा तो नुकसान खा के आ जाएगा, क्योंकि उसको कहीं जबरदस्ती का एक्स ज्यादा बनाना पड़ जाएगा कम प्रॉफिट पे, या वाई ज्यादा बनाना पड़ जाएगा, तो इक्वल टू नहीं लगाएंगे, लेस देन इक्वल टू लगाएंगे कि 180 से कम भी हुआ तो भी चलेगा, 180 हुआ तो भी चलेगा, 180 से ज्यादा नहीं चलेगा, 180 से ज्यादा नहीं चलेगा, तो लेस देन इक्वल टू। तो आप पहला कंस्ट्रेंट, पहला इक्वेशन आप लिख सकते हो x + 3y इज लेस देन इक्वल टू 180। ये एक लिनियर इक्वेशन बन रहा है, लाइन का इक्वेशन। ax + by = c लाइन का इक्वेशन होता है, y = mx + c, तो ये लाइन के इक्वेशन के फॉर्म में बन गया कुछ, ठीक है। x + 3y इज लेस देन इक्वल टू 180। अब आप मेरे को बताओ फिनिशिंग डिपार्टमेंट के लिए क्या होगा इक्वेशन? कटिंग का आपको समझ गया, फिनिशिंग का आप बताओ क्या रहेगा इक्वेशन? फिनिशिंग के लिए ए को लगता है 2 घंटे एक यूनिट पे, ए के 1 यूनिट पे फिनिशिंग में 2 आवर्स लगते हैं, और बी के 1 यूनिट पे फिनिशिंग के लिए 1 आवर लगते हैं। ए का कितना है? x यूनिट है, और बी का कितना है? y यूनिट है, और फिनिशिंग में टाइम कितना है? 140 आवर्स। तो फिनिशिंग के लिए क्या इक्वेशन बनेगा? एनीवन? 2x बराबर प्लस y 1y, 2x + y इज लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू कि इक्वल टू 140? क्या आएगा? 2x + y इज लेस देन इक्वल टू 140। डन। बढ़िया। तो ये तरीके से अपने दो इक्वेशन लिखे, एक लिखा कटिंग डिपार्टमेंट का, एक लिखा फिनिशिंग डिपार्टमेंट का। 2x + y इज लेस देन इक्वल टू 140। तो यहाँ तक का अपना सोल्व कर, अपने इक्वेशन लिखा ऊपर से लेकर यहाँ तक का।
अब नीचे में वो क्या कह रहा है, अब नीचे में वो कह रहा है इफ वी सेल, ये समझा ना सभी को, 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 140। किसी को डाउट है कि यहाँ तक, किसी को यहाँ तक डाउट है क्या कि क्लियर है? डाउट होगा तो आप रोक कर पूछिएगा। तो ये जो दो इक्वेशन आपने लिखे ना, एक लिखा x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 180, दूसरा आपने लिखा 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 140, इसको बोलते हैं लिमिटेशंस, कंस्ट्रेंट। लिमिटेशंस क्यों? क्योंकि मेरे पास लिमिटेशन है कि भैया कटिंग में 180 घंटे के ऊपर काम नहीं हो पाएगा, कटिंग का लिमिटेशन है 180 घंटे। उसी तरह आपका फिनिशिंग का लिमिटेशन है 140 घंटे, तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट इक्वेशंस, लिमिटेशन इक्वेशंस, कंस्ट्रेंट इक्वेशंस। ये दो कंस्ट्रेंट इक्वेशन अपन ने लिखे। इसके बाद आगे का पढ़ते हैं। इफ वी सेल 1 यूनिट ऑफ ए इन द मार्केट, अब ए बनाया और बी बनाया, ए का 1 यूनिट अगर मार्केट में बेचने गए, वी गेट अ प्रॉफिट ऑफ ₹15। ए का 1 यूनिट बेचने गए तो 15 रुपए का प्रॉफिट आएगा, बढ़िया। और बी का 1 यूनिट बेचने गए तो 18 रुपए का प्रॉफिट आएगा। अब उसने ये भी बता दिया कि ए का 1 यूनिट में कितना प्रॉफिट आएगा और बी के 1 यूनिट पे कितना प्रॉफिट आएगा। अब बोल रहा है क्या करना है, बोल रहा है मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। उसने बता दिया, बोला कितना बनाए ए और कितना बनाए बी कि प्रॉफिट मैक्सिमम हो, उसने बता दिया। नहीं भी बताया होता तो भी अपने को देखकर समझ रहा कि भैया प्रॉफिट आ रहा ना, तो क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो अब एक इक्वेशन और बनेगी, एक इक्वेशन बनेगी प्रॉफिट की, प्रॉफिट की इक्वेशन बनेगी, उसको मैक्सिमाइज करना है। तो अगर मैं बोलता हूँ प्रॉफिट को अपन डिनोट करेंगे पी से, लेट प्रॉफिट बी पी, तो पी का इक्वेशन क्या बनेगा आपके हिसाब से? पी में आपको ये ध्यान रखना है कि 1 यूनिट ए में 15 रुपए मिलते हैं और ए कितना बन रहा, ए बन रहा x यूनिट। 1 यूनिट बी में 18 रुपए मिलते हैं और बी कितना बन रहा, बी बन रहा आपका y यूनिट। तो अब प्रॉफिट का इक्वेशन क्या बनेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट इज इक्वल टू मैक्सिमम पी, मैक्सिमाइज पी इज इक्वल टू मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमम से मैक्सिमम रखना है। मैक्सिमाइज पी इज इक्वल टू क्या, मैक्सिमाइज पी इज इक्वल टू व्हाट, लिख के बताओ मैसेज में। 1 यूनिट पे 15 रुपए ए का और 1 यूनिट पे 18 रुपए बी का, कितना बनाना है x और b कितना बनाना है y। तो मैक्सिमाइज p इक्वल टू 15x प्लस 18y, बढ़िया बढ़िया अनिकेत। मैक्सिमाइज p इज इक्वल टू बढ़िया 15x प्लस 18y, ये हो गया तुम्हारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव मेरे को क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव मेरे को प्रॉफिट चाहिए। कैसा चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। तो मैक्सिमाइज p इक्वल टू 15x प्लस 18y, ये हो गया मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। किसके अंदर, लिमिटेशंस के अंदर। लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशंस है कटिंग आवर्स की और फिनिशिंग आवर्स की। तो कटिंग आवर्स की लिमिटेशन क्या है, कटिंग आवर्स की लिमिटेशन है, कटिंग आवर्स की लिमिटेशन है आपकी x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 180। और फिनिशिंग की लिमिटेशन क्या है, फिनिशिंग की लिमिटेशन है 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 140। और टारगेट क्या है, टारगेट है मैक्सिमाइज प्रॉफिट इक्वल टू 15x प्लस 18y। तो ओआर के प्रॉब्लम में दो पार्ट रहते हैं, एक पार्ट रहता है टारगेट जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ये जो आपने लिखा मैक्सिमाइज max p, मैक्सिमाइज p इज इक्वल टू 15x प्लस 18y, ये आपका टारगेट है, इसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सब्जेक्टेड टू लिमिटेशंस, सब्जेक्टेड टू कंस्ट्रेंट्स। और लिमिटेशंस क्या है, वो जो दो इक्वेशन आपने पहले लिखे वो आपके लिमिटेशन है, वो आपके बिजनेस के लिमिटेशन है, वो आपकी बिजनेस की कंस्ट्रेंट है। तो सब्जेक्टेड टू कंस्ट्रेंट, ये हो गया बिजनेस सिचुएशन को मैथमेटिकली लिखना। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा, आप मेरे को ये बताना, सोल्व करोगे इसको, सोल्व करके आप निकालोगे x कितना और y कितना। अपन देखेंगे सोल्व कैसे करते हैं, ग्राफिकल मेथड। x कितना और y कितना,
आप सोल्व करके निकालोगे। पर ये बताओ कभी ऐसा होगा क्या कि x निगेटिव आएगा और y x नेगेटिव आएगा या y नेगेटिव आएगा? ऐसा कभी होगा क्या? x क्या है? नंबर ऑफ यूनिट्स, कितने पीस बना रहे हैं वो x है, कितने पीस बना रहे हैं वो y है। a के जो पीस बना रहे हैं वो x है और b के जो पीस बना रहे हैं वो y है। कभी x और y नेगेटिव आएगा क्या? क्वेश्चन है मेरा। नहीं आएगा, नहीं आना चाहिए। अगर आएगा तो गलती होंगी। तो एक फाइनल कंडीशन कि कभी भी x और y नेगेटिव नहीं होंगे, डिसीजन वेरिएबल बोलते हैं इसको। ये सोल्व करेंगे तो डिसीजन आ जाएगा कि भैया कितने पीस बनाने हैं, a के कितने पीस बनाने हैं, अच्छा b के कितने बनाने हैं, तो b के इतने बनाने हैं, तो इसको बोलते हैं डिसीजन वेरिएबल। डिसीजन वेरिएबल कभी भी निगेटिव नहीं होगा। तो ये आखिरी कंडीशन है, x, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लिख लो लास्ट कंडीशन, x, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डिसीजन वेरिएबल कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। अब ये हमने बनाया, अब अपन नीचे देखते हैं उसने क्या बनाया। उसने देखो क्या बनाया, उसने बनाया मैक्सिमाइज प्रॉफिट। उसने प्रॉफिट को z से लिखा, अपन ने p से लिखा। मैक्सिमाइज प्रॉफिट इक्वल टू 15x प्लस 18y, हमने भी बनाया, उसने भी बनाया। ये उसने लिखा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, हमने भी बोला भैया ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये अपना टारगेट है, तो उसने भी उसको वैसा बनाया। नीचे में उसने लिखा कंस्ट्रेंट इक्वेशन, लिमिटेशन इक्वेशन, कंस्ट्रेंट इक्वेशन उसने बनाए। 1x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 180, अपन ने भी बनाया। 1x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 180। फिर उसने बनाया 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 140, हमने भी बनाया। 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 140। ये वाला फिनिशिंग का है, ऊपर वाला कटिंग का है। और आखिरी में उसने एक इक्वेशन बनाया, x, y इज पॉजिटिव, डिसीजन वेरिएबल कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। x, y इज पॉजिटिव। समझ में आया? तो इस तरीके से एक बिजनेस सिचुएशन को मैथमेटिकल इक्वेशन में लिखते हैं। ये बहुत सिंपल सिचुएशन है, ठीक है। अपन अभी प्रीलिमिनरी फेज में समझ रहे हैं, तो बहुत ही सिंपल सिचुएशन है, इसको अभी हमने समझा। इसके बाद जैसे जैसे आगे जाएंगे तो सिचुएशन कॉम्प्लेक्स होती जाएगी। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? बेटा आप लोगों को क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि आप अक्षय, कोई डाउट आ रहा क्या? बोलो ना, कोई डाउट आ रहा तो बोलो। अच्छा, ऑल क्लियर है। अक्षय क्लियर है? यस ठीक सर। है। तो आप लोग मेजरली आप लोग 5th सेम वाले हो, यहाँ पे 7th वाले कम है, आशुतोष वगैरह दिख रहे हैं मेरे को एक दो लोग। तो 5th सेम वाले, उसलिए आप लोगों के लिए मैं एकदम बेसिक से जा रहा हूँ, क्योंकि ओआर को आपको एक्सपोजर नहीं है। 6th सेम में आप जानोगे कि ये कैसे डील करते हैं अपन। तो ये अभी जो हमने सीखा, इसको बोलते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी, फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, इस तरीके से फॉर्मुलेट करते हैं। तो बिजनेस सिचुएशन ये सिंपल सी है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है। बिजनेस सिचुएशन में सबसे पहले फॉर्मुलेट करना अपन सीखते हैं, जो हमने यहाँ पे सीखा। ये क्लियर हुआ? अब हमने ये बात की कि ओआर में अपने को क्या करना है, बिजनेस सिचुएशन को डील करना है। गेट का सिलेबस क्या है? गेट के सिलेबस में ग्राफिकल मेथड भी है, सिंप्लेक्स मेथड है, ट्रांसपोर्टेशन है, असाइनमेंट है, नेटवर्क एनालिसिस है, इन्वेंट्री कंट्रोल है, ये सब गेट के सिलेबस में है, ठीक है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का पार्ट है ऑपरेशंस रिसर्च। यहाँ पे हमने बात की कि भैया लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होता है। ये जो हमने अभी लिखा, इसको बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल, एलपीपी मॉडल। हमने क्या किया, एक बिजनेस सिचुएशन है जो लीनियर इक्वेशन में लिखा जा सकता है, तो हमने लिख दिया। लीनियर इक्वालिटी या इनइक्वालिटी में लिखा जा सकता है, तो हमने लिख दिया, इसलिए इसको बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिख रहा, ये हमने अभी किया है, अभी जस्ट जो किया है उसको बोलते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी। ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखना, यहाँ पे लिखा है स्टेप 1 ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखना, स्टेप 2 कंस्ट्रेंट लिखना। ये सारी चीज़ें जो करते हैं अपन, ये सब हमने अभी इस क्वेश्चन में किया है, फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी। फिर हमने ये भी समझ लिया कि एलपीपी के हिस्से कौन से हैं। एलपीपी के हिस्से में ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, कंस्ट्रेंट्स है और नॉन नेगेटिविटी कंडीशंस है।
फिर हमने ये भी समझा। अब इसमें एक बात और अपन करते हैं। अब ये जो अपन ने लिखा इसको अपन सॉल्व करना सीखेंगे। अभी जो अपन ने लिखा जरूरी है क्या कि इसका एक ही सॉल्यूशन आए? मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये जरूरी है क्या इसका एक ही सॉल्यूशन आए? इसको सॉल्व करेंगे, ये लेस देन इक्वल टू लाइन तो है नहीं कि भैया दो लाइन इंटरसेक्ट करेगी एक ही पॉइंट आएगा, ऐसा जरूरी तो नहीं है। ये रीजन है लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू। तो लेस देन इक्वल टू का मतलब रीजन होता है और ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब रीजन होता है। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा सॉल्यूशन आ सकते हैं। अपन देखेंगे, अभी मैं आपको नोट्स चेंज करूंगा तो वहाँ पे कंसेप्ट फाइल उसमें एक्सप्लेन करूंगा एक एक चीज। तो जहाँ एक से ज़्यादा सॉल्यूशन आ सकते हैं वहाँ पे जो जितने पॉसिबल सॉल्यूशन है उसको बोलेंगे फिजिबल सॉल्यूशन। यहाँ पे एक दिया हुआ है हेडिंग फिजिबल सॉल्यूशन। इसको सॉल्व करेंगे अपन, देखेंगे एक से ज़्यादा सॉल्यूशन आते हैं। तो जितने सॉल्यूशन पॉसिबल है उसको बोलेंगे फिजिबल सॉल्यूशन, और जो उसमें से बेस्ट सॉल्यूशन है उसको बोलेंगे ऑप्टिमम सॉल्यूशन। तो हम लोग देखेंगे फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है और ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो अब इसकी थ्योरी खत्म हो गई। अब इसमें न्यूमेरिकल अप्रोच करने के पहले मैं आपको कंसेप्ट फाइल में से ग्राफिकल मेथड कैसे सॉल्व करते हैं ये सिखाता हूँ। ठीक है, ठीक है। आपके स्क्रीन पे एक हैंड रिटन फाइल दिख रही होगी। ये कंसेप्ट फाइल है ग्राफिकल मेथड्स की और फॉर्मुलेशन की। ठीक है, तो इस वक्त अपन देखते हैं कि किस तरीके के मेथड इसमें सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। अब हमने ये देखा भैया फॉर्मुलेशन कैसे करना है। एक क्वेश्चन हमने देखा, एक क्वेश्चन यहाँ लिखा है कि भैया एक फर्म है जो 3 प्रोडक्ट बनाती है तो उसके इक्वेशन अपने को कैसे लिखने हैं। अभी हमने 2 प्रोडक्ट वाला इक्वेशन लिखा जस्ट। अब अपनी ये भी बात हो गई कि भैया टारगेट यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन और लिमिटेशन यानी कि कंस्ट्रेंट्स, ये सब अपनी बात हुई कैसे इसको लिखते हैं। नॉन नेगेटिव कंडीशन डिसीजन वेरिएबल कभी नेगेटिव नहीं होगा, ये बात अपनी हुई कैसे लिखते हैं। अब बात आ रही है भैया सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए अब ये एक सिचुएशन अपन ने लिखी। इस सिचुएशन में खासियत क्या है? इस सिचुएशन में खासियत ये है कि यहाँ पे 2 वेरिएबल प्रॉब्लम है जो आपने लिखा है अभी, क्योंकि आप वहाँ पे एक वेरिएबल x है एक वेरिएबल y है, 2 वेरिएबल प्रॉब्लम है। अच्छा, कितने भी वेरिएबल हो सकते हैं। अगर एक फर्म है जो 10 प्रोडक्ट बनाती थी तो 10 वेरिएबल होते। एक फर्म है जो 50 प्रोडक्ट बनाती है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो 50 वेरिएबल होंगे। वेरिएबल कितने भी हो सकते हैं, वेरिएबल पे कोई लिमिटेशन अपन लगा नहीं सकते। तो अगर वेरिएबल 2 ही है तो कैसे सोल्व करेंगे, और वेरिएबल 2 से ज़्यादा है तो कैसे सोल्व करेंगे, ये क्वेश्चन आता है। 2 से ज़्यादा का मतलब कितने भी, 2 से ज़्यादा में 10 वेरिएबल भी हो सकते हैं, 50 वेरिएबल भी हो सकते हैं, 100 वेरिएबल भी हो सकते हैं। तो 2 से ज़्यादा वेरिएबल है तो अपन कैसे सोल्व करेंगे, वो मेथड अपने को समझना है, बाद में उसको समझ के लेंगे। आज समझ के लेंगे कि 2 वेरिएबल है तो कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आप ये बताओ 2 वेरिएबल है तो आप 2 एक्सिस में रिप्रेजेंट कर सकते हो क्या ग्राफ पे? एक वेरिएबल को x एक्सिस पे, एक वेरिएबल को y एक्सिस पे कर सकते हो क्या, क्वेश्चन है। 2 वेरिएबल है तो 2 एक्सिस होते हैं प्लेन में। अगर मैं एक पेपर लेता हूँ ग्राफ पेपर, तो ग्राफ पेपर एक प्लेन है, तो प्लेन में मैं 2 एक्सिस बना सकता हूँ क्या, एक x एक्सिस पे एक वेरिएबल, y एक्सिस पे दूसरा वेरिएबल, जमेगा ऐसा? आपसे पूछ रहा हूँ, आप अपना ओपिनियन दो, ऐसा कर सकते हैं क्या अपन? 2 वेरिएबल है तो कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, मैंने आपको ग्राफ पेपर दे दिया, बोला 3 वेरिएबल को रिप्रेजेंट करके सॉल्व करो, आप कर सकते हो क्या, क्वेश्चन है। 3 वेरिएबल को ग्राफ पेपर पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो क्या?
तीन वेरिएबल को अपन ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करके सॉल्व कर सकते हैं क्या? एनीवन? दो वेरिएबल को अपन कंफर्टेबली ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करके सॉल्व कर सकते हैं, और बेटा दो से ज़्यादा वेरिएबल रहेंगे तो अपने को उसको ग्राफ पेपर पे सॉल्व करना नहीं जमेगा। ठीक है, तो दो से ज़्यादा वेरिएबल मतलब तीन वेरिएबल यू रिक्वायर 3D स्पेस, फोर वेरिएबल अकॉर्डिंगली यू रिक्वायर नंबर ऑफ डायमेंशंस। तो दो वेरिएबल प्रॉब्लम में आपका पॉलीगॉन बनता है सॉल्यूशन में, हम देखेंगे कैसे बनता है, और दो से ज़्यादा वेरिएबल में पॉलीहेड्रॉन बनता है। तो जब दो से ज़्यादा वेरिएबल रहते हैं उसको सॉल्व करने का मेथड अलग है। फिलहाल हम लोग सीखेंगे हाउ टू सॉल्व अ टू वेरिएबल प्रॉब्लम। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, एक सिंपल सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। फिलहाल के लिए आप इस क्वेश्चन को लिख लो। हमने एक फॉर्मुलेशन किया था, फॉर्मुलेशन हमने समझा, उसको साइड रखते हैं। अब ये स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसको आप एक बार लिख लो। इसको हम लोग सॉल्व करते हुए समझेंगे कि ग्राफिकल मेथड कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, इसमें तीन कंस्ट्रेंट है, जो क्वेश्चन आपने बनाया है उसमें दो कंस्ट्रेंट है। इस क्वेश्चन को लिख लो, मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू 3x1 प्लस x2, मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू 3x1 प्लस x2। यही पैटर्न के क्वेश्चन है गेट में भी। अगर अपने को मेथड अच्छे से समझ गई तो अपन उसके हर क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे इस मेथड से रिलेटेड। मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू 3x1 प्लस x2, तो जेड को मैक्सिमाइज करना है, जो प्रॉफिट भी हो सकता है। 3x1 प्लस x2 उसकी कंडीशन है, सब्जेक्टेड टू कंस्ट्रेंट्स, सब्जेक्टेड टू लिमिटेशंस, जैसे हमने पहले दो लिमिटेशन लिखी थी पिछले क्वेश्चन में, उसी तरह सब्जेक्टेड टू कंस्ट्रेंट्स। ये पहले में 1 लिखना रह गया, ये रहेगा x1 प्लस 2x2 इज लेस देन इक्वल टू 10। x1 प्लस 2x2 इज लेस देन इक्वल टू 10। दूसरा आपका आएगा x1 माइनस x2 इज लेस देन इक्वल टू -6। x1 माइनस x2 इज लेस देन इक्वल टू -6। तीसरा आपका आएगा x1 माइनस x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। x1 माइनस x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। और आपका आखिरी आएगा x1 कोमा x2 इज पॉजिटिव। x1 कोमा x2 इज पॉजिटिव। अब मेरे को एक बात बताओ, कंस्ट्रेंट्स में कोई ऐसा इक्वेशन है क्या जिसमें राइट हैंड साइड नेगेटिव है? क्या ऐसा कोई इक्वेशन? कंस्ट्रेंट्स को पहले देखते हैं, पहला स्टेप ऐसा देखते हैं कंस्ट्रेंट्स को, या कितने, या 3 है। ये 3 कंस्ट्रेंट में कोई ऐसा इक्वेशन है क्या जिसका राइट हैंड साइड नेगेटिव है? राइट हैंड साइड नेगेटिव है, ऐसा कोई है क्या? हाँ, सेकंड इक्वेशन में राइट हैंड साइड नेगेटिव है। तो सबसे पहला स्टेप है कि मेरे सारे कंस्ट्रेंट में राइट हैंड साइड पॉजिटिव होना चाहिए, तभी मैं सॉल्व करने को अप्रोच करूंगा। तब तक मैं सॉल्व करने को अप्रोच नहीं करूंगा, राइट हैंड साइड को नेगेटिव नहीं रख सकते। तो अब ये क्वेश्चन में सेकंड इक्वेशन में राइट हैंड साइड नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है x1 माइनस x2 इज लेस देन इक्वल टू -6, बराबर है। अब इसको पॉजिटिव बनाना है, -6 को +6 बनाना है। क्या कर सकते हैं? दोनों तरफ नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ -1 मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ इक्वेशन के। अगर दोनों तरफ -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? आप ध्यान से देखना क्या होगा। -x1 हो जाएगा, पहले x1 है, प्लस x1 है पहले। अब वहाँ पे -1 मल्टीप्लाई कर दिया ना लेफ्ट हैंड साइड में, तो -x1 हो जाएगा प्लस x2 हो जाएगा। -x1 प्लस x2, बीच में साइन कुछ तो भी आएगा, बात करेंगे क्या आएगा। यहाँ पे राइट हैंड साइड में हो जाएगा +6, क्योंकि -1 इंटू -6 इज +6। तो ये आपका हो जाएगा -x1 प्लस x2
माइनस x1 प्लस x2, पहले क्या था x1 माइनस x2 था, तो माइनस x1 प्लस x2 और राइट हैंड साइड में आ जाएगा प्लस 6। अब मेरा क्वेश्चन है बीच का साइन क्या रहेगा? बीच का साइन है अभी लेस देन इक्वल टू, बीच का साइन क्या रहेगा? अगर दोनों तरफ -1 मल्टीप्लाई किया तो बीच का साइन क्या रहेगा, क्वेश्चन है। लेस देन इक्वल टू रहेगा कि चेंज हो जाएगा? दोनों तरफ -1 मल्टीप्लाई किया तो बीच का साइन लेस देन इक्वल टू रहेगा कि चेंज हो जाएगा? आपके हिसाब से क्या रहेगा? चेंज हो जाएगा। बीच का साइन क्या हो जाएगा? कित की क्लास में ही है क्या? बीच का साइन हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, बीच का साइन हो जाएगा ग्रेटर देन। अक्षय, बीच का साइन चेंज होगा बेटा जब दोनों तरफ इन इक्वेशन है, ये इक्वेशन नहीं है। अक्षय ध्यान देना, 5th सेम का अक्षय, टिटकी को पता है, टिटकी 7th सेम की है। अक्षय ये जो अपन ने लिखा है ना लेस देन इक्वल टू, अक्षय ध्यान देना, लेस देन इक्वल टू का मतलब है इन इक्वेशन, इक्वेशन नहीं है, इन इक्वालिटी। इक्वेशन मतलब क्या होता है? इक्वल टू। इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल टू, अगर बीच में इक्वल टू आया तो इक्वेशन, इक्वल टू नहीं आ रहा। लेस देन इक्वल टू आ रहा है या ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा? लेस देन इक्वल टू मतलब इन इक्वालिटी, और ग्रेटर देन इक्वल टू भी इन इक्वालिटी है। रीजन देता है ये लाइन नहीं देता। लाइन कौन देता है? इक्वल टू देता है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये लाइन है। ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ये लाइन है, ये लाइन देता है। पर लेस देन इक्वल टू लाइन नहीं देता। लेस देन इक्वल टू पूरा रीजन देता है लाइन के साथ वाला, ग्रेटर देन इक्वल टू पूरा रीजन देता है। तो ये इन इक्वालिटी है। इन इक्वालिटी में जब दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, -1 या कुछ तो बीच का साइन चेंज हो जाता है। तो पहले लेस देन इक्वल टू था तो बाद में हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू। समझेगा अक्षय? तो अब ये हो जाएगा -x1 प्लस x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू +6। तो मैंने पहले सेकेंड इक्वेशन को चेंज किया, ठीक है। मैंने ये इंश्योर किया कि भैया सारे कंस्ट्रेंट के राइट हैंड साइड पॉजिटिव रहने चाहिए। तो सेकेंड इक्वेशन को मैंने चेंज किया, अब मेरा ये क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन वो था, अब क्वेश्चन ये बन गया। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अपन सीख रहे हैं ग्राफिकल मेथड। अब इसको सॉल्व करना है तो मैं सबसे पहले देखूंगा पहले वाले कंस्ट्रेंट को। बेटा 5th सेम वालों ध्यान देना, 7th सेम वालों को फिर भी आइडिया है क्या करना है। तो सबसे पहले मैं पहला कंस्ट्रेंट को ध्यान दूंगा। पहला कंस्ट्रेंट क्या है? x1 प्लस 2x2 इज लेस देन इक्वल टू 10। 5th सेम वाले सब आप ध्यान देना। पहला कंस्ट्रेंट क्या है? x1 प्लस 2x2 इज लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। x1 को 0 पुट किया, x2 कितना आएगा? पहले कंस्ट्रेंट में x1 को 0 पुट किया तो x2 कितना आएगा? फिलहाल के लिए लेस देन को भूल जाओ, इक्वल टू मान लो, इक्वेशन मान लो, और मेरे को ये बताओ कि x1 को 0 पुट किया तो x2 कितना आएगा पहले कंस्ट्रेंट से? x2 आएगा 5, ठीक है। और तो ये पहला पॉइंट हो गया तुम्हारा। पहले इक्वेशन, पहले कंस्ट्रेंट से पहला इन इक्वेशन जो है उसको फिलहाल के लिए इक्वेशन कंसीडर करके पहला पॉइंट आया, x1 को 0 पुट किया तो x2 आया 5, यानी कि 0,5। तो पहला पॉइंट लिख लो इसके बाजू में, पहले कंस्ट्रेंट से पहला पॉइंट आएगा 0,5, बराबर है। x2 को 0 पुट किया तो x1 कितना आएगा? 10। x2 को 0 पुट किया तो x1 आएगा 10। तो इसका इस पहले कंस्ट्रेंट से दूसरा पॉइंट होगा 10,0। तो पहले कंस्ट्रेंट से आपको 2 पॉइंट मिल रहे हैं। पहला पॉइंट मिल रहा 0,5 और दूसरा पॉइंट मिल रहा 10,0। अक्षय समझा गया? 0,5 10,0 पहले कंस्ट्रेंट से 2 पॉइंट मिल रहे, तो वहाँ बाजू में लिख देना, पहले कंस्ट्रेंट के बाजू में 2 पॉइंट मिल रहे, 0,5 10,0। कैसे मिल रहे? पहले x1 को 0 पुट किया तो x2 मिला, फिर x2 को 0 पुट किया तो x1 मिला, ऐसे 2 पॉइंट मिले। फटाफट बता अक्षय, दूसरे कंस्ट्रेंट से 2 पॉइंट कौन से होंगे? केटकी रुकना आप 2 मिनट। अक्षय बताओ, दूसरे कंस्ट्रेंट से 2 पॉइंट कौन से होंगे?
सर फर्स्ट पॉइंट होगा सर 0,6। x1 को 0 पुट किया तो x2 आ जाएगा 6, तो 0,6 बढ़िया। फिर x2 को 0 पुट किया तो और x2 को अगर 0 पुट करेंगे तो पॉइंट आएगा हमारा -6, -0। 0। बढ़िया, लिख लो। 2 पॉइंट आएंगे 0,6 एंड -6,0। 0,6 एंड -6,0। तो मैंने पहले कंस्ट्रेंट के 2 पॉइंट निकाले, दूसरे कंस्ट्रेंट के 2 पॉइंट निकाले, तीसरा कंस्ट्रेंट कितकी कौन से 2 पॉइंट आएंगे तीसरे कंस्ट्रेंट में? जीरो कोमा -4, बढ़िया, एंड 4,0, 4,0। तो तीसरा कंस्ट्रेंट के 2 पॉइंट आएंगे 0,-4 एंड 4,0। हमने क्या किया, हमने हर कंस्ट्रेंट से 2-2 पॉइंट बनाए। पहले एक में 0 पुट किया, दूसरे के दम पे पॉइंट बनाया, फिर दूसरे में 0 पुट किया, पहले वाले के दम पे पॉइंट बनाया। हर एक कंस्ट्रेंट से 2-2 पॉइंट बनाए। क्यों बनाए? क्योंकि 2 पॉइंट से एक लाइन बनती है। तो हर एक कंस्ट्रेंट से मैं एक एक लाइन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी पहले मैं इक्वालिटी फिट करने की कोशिश कर रहा हूँ, बाद में इन इक्वालिटी फिट करूंगा। इन इक्वेशन है ना, लेस देन इक्वल टू वाला है या ग्रेटर देन इक्वल टू वाला है, तो पहले तो मैं इक्वेशन फिट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लाइन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। लाइन बनाने को कम से कम 2 पॉइंट होना, एक पॉइंट से लाइन नहीं बनती, क्योंकि स्लोप चाहिए रहता है कि भैया क्या एंगल होगा लाइन का, तो 2 पॉइंट चाहिए कम से कम, तो 2 पॉइंट निकाले। तो हर एक कंस्ट्रेंट से एक एक लाइन डिफाइन कर रहा, और लाइन डिफाइन करने के बाद फिर रीजन डिफाइन करूंगा। इस तरीके से करेंगे। तो पहले कंस्ट्रेंट से आपने 2 पॉइंट बनाए 0,5 एंड 10,0। अब आप देखो नीचे ग्राफ पेपर पे क्या हो रहा। ठीक है, ये सब पॉइंट्स हमने बना लिए हर एक कंस्ट्रेंट से। पॉइंट्स बनाने के बाद अब मैंने एक रफली मैं एक ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैंने यहाँ पे दिखाया नहीं है। मैं एक नीचे आप ट्राई करो, एक रफली ग्राफ बनाओ, अपन उसको यहीं पे बात करेंगे। एक रफली आप ग्राफ बनाओ, नीचे में दिया है क्या मैंने इसका सॉल्यूशन? उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का नहीं दिया, तो अपन बात करते करते बनाते हैं। एक रफली आप ग्राफ बनाने की कोशिश करो। ग्राफ के एक्स एक्सिस पे आप रखो x1। ग्राफ के 2 एक्सिस होंगे ना, एक होगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक होगा वर्टिकल एक्सिस। तो आप ग्राफ को इस तरीके से बनाओ कि राइट हैंड साइड में खूब स्पेस मिले जहाँ पे हम कंस्ट्रेंट्स रखेंगे। तो x एक्सिस पे आप नाम दो x1 और y एक्सिस पे आप नाम दो x2। 2 वेरिएबल है उस क्वेश्चन में जो अपन अभी सोल्व कर रहे हैं। x एक्सिस में x1, y एक्सिस में x2, ये आपने नाम दिया। अब x एक्सिस में आप मार्किंग काट लो। ये सबसे पहला रहेगा ओरिजिन 0, 0 के बाजू में इक्वल स्पेस में काटना। 0 के बाजू में इक्वल स्पेस में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ऐसा x1 पे काटो मार्किंग। जितने आपके पॉइंट्स आपको पता है किस रेंज में आ रहे हैं, उस हिसाब से मार्किंग काट लो x1 में। फिर मार्किंग काट लो x2 पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। आपके पॉइंट्स की रेंज आपको पता है, उस हिसाब से आप मार्किंग काट लो x2 पे। आपके पास कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, आपके पास कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। अगर यहाँ x2 को 0 रखे थे अपन ने, तो आपके पास है -6,0, -6,0, यानी आपके पास एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे है। और आपने अगर यहाँ पे x1 को 0 रखे थे, तो आपके पास x2 है 0,-4, 0,-4 एंड -6,0, 2 नेगेटिव पॉइंट आपके पास। तो आप उसमें एक काम करो, 0,-4 एंड -6,0। ये जो x2 वाला एक्सिस है, x2 वाला एक्सिस को नीचे में भी लेकर जाओ। ओरिजिन के नीचे क्यों लेकर जाना है? 0,-4 रखना है, तो नीचे लेकर जाओ, वहाँ पे काटो -1, -2, -3, -4। और ये जो x1 वाला एक्सिस है, इसको ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में भी लेकर जाओ, वहाँ पे आपको रखना है -6,0, वहाँ काटो -1, -2, -3, -4, -5, -6। अक्षय समझा गया? ओरिजिन के राइट हैंड साइड में Yes, गया, sir. ऊपर गया, लेफ्ट में गया, नीचे में गया, समझ में आया ना? अब पहले कंस्ट्रेंट से आपके 2 पॉइंट आ रहे हैं, पहले कंस्ट्रेंट से आपके 2 पॉइंट आ रहे हैं, दोनों को डिफाइन कर दो जहाँ पे भी आ रहे हैं। पहले कंस्ट्रेंट से आपके 2 पॉइंट कौन कौन से आ रहे हैं? 2 पॉइंट आपके आ रहे हैं
x1 को 0 रखा, x2 आया 5, x2 को 0 रखा, x1 आया 10, 0,5 10,0, 0,5 एंड 10,0। तो आपका 10,0 आएगा x1 एक्सिस पे कहीं तो भी राइट हैंड साइड में पॉइंट आ रहा, 10,0 आ रहा क्या 10,0 अक्षय वहां पे? यस सर। और x2 में ऊपर में 0,5 यहाँ पे कहीं आ रहा है कि ऊपर में 0,5? यस सर। दोनों पॉइंट को डार्क कर दो, मार्क कर दो, बाकी लोग भी ध्यान देंगे। बाकी मेरे ख्याल से मैक्सिमम फाइनल ईयर वाले थे तो उसलिए मैं लोड नहीं ले रहा। किसी को डाउट है तो पूछ लेना, बचे ही नहीं यार, 3 ही लोगों को तुम लोग करो, ठीक है। 0,5 एंड 10,0 दो पॉइंट आपने मार्क कर दिए, दोनों को ज्वाइन करके लाइन बना दो, दोनों को ज्वाइन करके लाइन बना दो, ठीक है। तो एक लाइन पास होगी 0,5 एंड 10,0, वहां से एक लाइन पास होगी। अब वो जो लाइन पास होगी उसके आगे अपने को ध्यान देना है, उसके आगे अपने को ध्यान देना है कि वो कंस्ट्रेंट कौन सा है। कंस्ट्रेंट कौन सा है? लेस देन इक्वल टू है कि ग्रेटर देन इक्वल टू है? लेस देन इक्वल टू है। तो क्योंकि लेस देन इक्वल टू है और हमने राइट हैंड साइड पॉजिटिव रखा था, राइट हैंड साइड पॉजिटिव रखा था और लेस देन इक्वल टू है, इसका मतलब होता है टूवर्ड्स द ओरिजिन। पहले मैंने दो पॉइंट बनाए, एक 10,0 0,5, दो पॉइंट को ज्वाइन करके ऐसा लाइन बनाई है, ऐसे मैंने लाइन बनाई। मान लो ये मेरा 0,5 है और ये मान लो मेरा 10,0 है, तो इन दोनों को ज्वाइन करके लाइन बनाई, इन दोनों को ज्वाइन करके लाइन बनाई, मैंने इक्वल टू कंसीडर किया। अब मैं ध्यान दे रहा हूं कि लेस देन इक्वल टू है कि ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो मेरे क्वेश्चन में लेस देन इक्वल टू था, राइट हैंड साइड पॉजिटिव था और कंस्ट्रेंट था लेस देन इक्वल टू। तो जब लेस देन इक्वल टू रहता है और राइट हैंड साइड पॉजिटिव रहता है तो ये जो है ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ, उसका मतलब होता है ओरिजिन की तरफ। तो यहाँ से ये लाइन इस तरफ जाएगी और यहाँ से ये लाइन इस तरफ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने मार्किंग दे दी क्योंकि ओरिजिन इस तरफ है ना, ऊपर की तरफ नहीं है। ओरिजिन ऐसा बाहर की तरफ है क्या? ये लाइन से ऐसा बोलूंगा कि यहाँ से परपेंडिकुलरली ऊपर जाओ और यहाँ से परपेंडिकुलरली ऐसा बाहर की तरफ जाओ। ये कब करता मैं? ये जब करता जब ग्रेटर देन इक्वल टू होता। ग्रेटर देन इक्वल टू में बाहर की तरफ ओरिजिन से दूर और लेस देन इक्वल टू में अंदर की तरफ ओरिजिन के पास, ओरिजिन की तरफ। तो ये लाइन का सिंबल आ गया, परपेंडिकुलर लाइन खींचना है यहाँ से इसकी तरफ, ए की तरफ, ओरिजिन की तरफ। यहाँ से भी ऐसी परपेंडिकुलर लाइन ओरिजिन की तरफ। अब ये मैंने पहला कंस्ट्रेंट रख दिया, 10,0 0,5 से पहला कंस्ट्रेंट रख दिया और पहले कंस्ट्रेंट का रीजन भी डिफाइन कर दिया। पहले कंस्ट्रेंट का रीजन है ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ए, यहाँ पे ये वाला पॉइंट और फिर ये वाला पॉइंट, ये ट्रायंगल पहले कंस्ट्रेंट का रीजन है, ये मैंने डिफाइन किया। समझा क्या अक्षय? यस सर। उसी तरह सारे कंस्ट्रेंट्स रखते हैं। अब दूसरा कंस्ट्रेंट आप रख सकते हो, पहले आप उसकी लाइन बनाओगे इक्वल टू कंसीडर करके, फिर आप उसमें रीजन डिफाइन करोगे। तीसरा कंस्ट्रेंट पहले आप उसकी लाइन बनाओगे फिर उसका रीजन डिफाइन करोगे। तो ऐसे 3 कंस्ट्रेंट आपके क्वेश्चन में, तो तीनों की आप लाइन बनाओगे और अगर लेस देन इक्वल टू है तो ओरिजिन की तरफ ये परपेंडिकुलरली ऐसा बनेगा रीजन नीचे की तरफ, और ग्रेटर देन इक्वल टू है तो ऐसा बाहर की तरफ ऊपर की तरफ एरो जाएंगे ओरिजिन से दूर। तो ये जो रीजन डिफाइन किया है, ये रीजन में जहाँ जहाँ पे सारे कंस्ट्रेंट्स का मिला के इंटरसेक्शन आएगा। अब देखो ये, अब आप ध्यान देना फिगर पे, ये कंस्ट्रेंट कहता है, ये जहाँ पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, ये कंस्ट्रेंट कहता है कि मेरे से नीचे, मेरे से नीचे यानी कि ये वाला रीजन, मेरे से नीचे। ये कंस्ट्रेंट बोलता है कि मेरे से नीचे यानी कि ये वाला रीजन, ये वाला बोलता है कि मेरे से नीचे यानी कि ये वाला रीजन। तीनों में कॉमन क्या है? तीनों में कॉमन है पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी और पॉइंट ई का मिला के जो रीजन बना है, ए बी सी डी ई, ये तीनों कंस्ट्रेंट में कॉमन है। समझा क्या अक्षय? यस सर। तो जब ये तीनों कंस्ट्रेंट मैंने रख दिए, उसमें जो कॉमन रीजन है, ये कॉमन रीजन जो होता है इसको बोलते हैं सॉल्यूशन स्पेस। सॉल्यूशन यहीं पे कहीं पे छिपा हुआ है। तो सॉल्यूशन या तो रहेगा पॉइंट ए पे, या सॉल्यूशन रहेगा पॉइंट बी पे, या सॉल्यूशन रहेगा पॉइंट सी पे,
या सॉल्यूशन रहेगा पॉइंट डी पे, या सॉल्यूशन रहेगा पॉइंट ए पे। ठीक है, ये 3 कंस्ट्रेंट जो रखे हैं इस केस में, इसको बोलते हैं फिजिबल सॉल्यूशन। पॉइंट ए पे भी सॉल्यूशन आ सकता है, ओरिजिन भी इंक्लूड करते हैं अपन, तो पॉइंट ए यानी ओरिजिन, ओरिजिन में भी मैक्सिमाइज हो सकता है अगर हुआ तो वो फिजिबल सॉल्यूशन है। पॉइंट बी भी फिजिबल है, पॉइंट सी भी फिजिबल है, जो अपन वहाँ देख रहे थे फिजिबल लिखा हुआ था, तो फिजिबल क्या होता है, तो फिजिबल ये होता है। पॉइंट डी भी फिजिबल है, पॉइंट ई भी फिजिबल है। बीच में नहीं खोजते, सिर्फ कॉर्नर टू कॉर्नर खोजते हैं, क्योंकि कभी भी कॉर्नर की वैल्यू बीच की वैल्यू से बेहतर आएगी। बीच में जो मैक्सिमाइज होगा उससे कभी भी अच्छा आंसर कॉर्नर पे आएगा, इसलिए कॉर्नर टू कॉर्नर सॉल्यूशन खोजते हैं। अब इसमें ए, बी, सी, डी या ई में से कोई एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, जहाँ पे जेड मैक्सिमाइज हो तो उसको बोलेंगे ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब अपने को पॉइंट ए निकालना है, पॉइंट बी निकालना है, पॉइंट सी निकालना है, पॉइंट डी निकालना है, पॉइंट ई निकालना है। अक्षय, अगर आपने ग्राफ पेपर पे किया तो आप रीड कर सकते हो क्या पॉइंट ए, बी, सी, डी और ई? अभी आपने नहीं किया होगा, सर अभी नहीं किया होगा, पर अगर आपने किया, आपने रियल लाइफ में किया, तो ग्राफ पेपर में किया तो आपको रीड करना बनेगा क्या, ए, बी, सी, डी, ई? हाँ सर। रीड करना बनेगा। अगर आपको रीड यस करने बनेंगे पांचों पॉइंट, तो आप एक काम करोगे, जैसे मान लो बी की वैल्यू है, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, मान लो बी है आपका 7,0, नहीं है, मान लो कि है बी 7,0, तो फिर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे जेड के इक्वेशन में पुट करेंगे 3x1 + x2 में, x1 = 7, x2 = 0। अगर पॉइंट बी के लिए मैं निकाल रहा जेड एट बी, जेड एट बी, तो x1 = 7, x2 = 0, क्योंकि b था 7,0, तो z की वैल्यू आएगी 21, z की वैल्यू आएगी 21 b पे। वैसे ही z निकालेंगे a पे, b पे, c पे, d पे, e पे। जिस पॉइंट पे z मैक्सिमम आएगा वो आपका फाइनल ऑप्टिमम सॉल्यूशन होगा बाय ग्राफिकल मेथड। ये समझा अक्षय? तो अपन ने 5 पॉइंट का रीजन बनाया, पांचों पॉइंट को पुट किया जेड के इक्वेशन में, मैक्सिमाइज जेड के इक्वेशन में। जिस पॉइंट पे जेड की वैल्यू मैक्सिमम आ रही वो पॉइंट मेरा सॉल्यूशन है, वो तो पॉइंट मेरा ऑप्टिमम सॉल्यूशन है, फाइनल सॉल्यूशन है। ये क्लियर हो गया? तो ये ग्राफिकल मेथड होता है, इस तरीके से अपन सोल्व करते हैं। कोई भी क्वेश्चन दिया है उसको पहले इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन लिखने के बाद ग्राफ पे इस तरीके से सोल्व करेंगे, ग्राफ पेपर पे करेंगे तो अपने को सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं। अब इसमें कंडीशन केसेस क्या क्या मिलते हैं अपन जब सोल्व करते हैं, तो एक बार कंसेप्ट पूरा समझ के ले लेंगे। केसेस क्या क्या मिलते हैं? पहला केस मिलता है यूनिक ऑप्टिमम सॉल्यूशन, यूनिक ऑप्टिमम सॉल्यूशन, जो मैंने वहाँ पे हेडिंग दी है यूनिक सॉल्यूशन। एक ही सॉल्यूशन आएगा, एक ही पॉइंट पे सॉल्यूशन आएगा, उसको बोलेंगे यूनिक ऑप्टिमम सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट है, सिर्फ किसी एक पॉइंट पे अगर जेड मैक्सिमम आएगा तो उसको बोलेंगे यूनिक ऑप्टिमम सॉल्यूशन। हो सकता है जेड मैक्सिमम ए पे आए, या जेड मैक्सिमम बी पे आए, या सी पे आए, या डी पे आए, या ई पे आए। किसी एक पॉइंट पे अगर जेड मैक्सिमम आएगा तो उसको बोलेंगे यूनिक ऑप्टिमम सॉल्यूशन। ये पहली वैरायटी है, सॉल्व किया, किसी एक पॉइंट पे मैक्सिमम आंसर आ गया, उसको बोलेंगे यूनिक ऑप्टिमम सॉल्यूशन। अक्षय एक बात बताना, अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पे आया, मान लो 2 पॉइंट पे आया, तो उसको क्या बोलेंगे? दोनों पॉइंट पे सॉल्यूशन आया, मान लो 21, जेड = 21, पॉइंट सी पे भी आया 21, पॉइंट डी पे भी आया 21, वो मैक्सिमम है, सी पे भी 21 है, डी पे भी 21 है, और ये मैक्सिमम वैल्यू है जेड की। एक से ज़्यादा पॉइंट पे आया तो इसको क्या बोलेंगे? एक से ज़्यादा पॉइंट पे मैक्सिमम सॉल्यूशन आया तो उसको क्या बोलेंगे अपन? एक सर 2 सॉल्यूशन है। नहीं, दो सॉल्यूशन एक ही है, 21 ही आ रहा दोनों केस में। जेड = 21, पॉइंट अलग अलग है। ये हो सकता है, मान लो ये होगा से वॉटेवर 3,5 वॉटेवर, जिसको पुट करने से जेड 21 आ रहा, और ये होगा मान लो 2,7 या वॉटेवर, जिसको पुट करने से जेड 21 आ रहा। तो दोनों केस में जेड सेम आ रहा, पर दोनों पॉइंट अलग अलग है।
दो कॉर्नर्स है, तो उस केस में ये भी सही सॉल्यूशन है सी और डी भी सही सॉल्यूशन है, तो उस केस में इसको क्या बोलेंगे? केटकी क्या बोलेंगे? अक्षय इसको बोलेंगे मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशन। ठीक है, मल्टीपल ऑप्टिमम मतलब पॉइंट वैल्यू एक ही है 21 है, पर पॉइंट एक से ज़्यादा है, दो पॉइंट पे सेम मैक्सिमम वैल्यू आ रही 21, तो इसको बोलेंगे मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशन। तो एक केस होता है यूनिक ऑप्टिमम सॉल्यूशन का, एक केस होता है मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशन का, जब एक से ज़्यादा पॉइंट पे आता है तो उसको बोलते हैं मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशन। आंसर सेम आएगा, पॉइंट्स एक से ज़्यादा रहेंगे। फिर एक केस होता है इनफिजिबल सॉल्यूशन का। इनफिजिबल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? जब कंस्ट्रेंट्स आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं करते। मतलब एक कंस्ट्रेंट है जो बोलता है कि भैया मेरा सॉल्यूशन इस तरफ रहेगा, नीचे की तरफ। दूसरा कंस्ट्रेंट है जो बोलता है कि मेरा सॉल्यूशन ऊपर की तरफ रहेगा। अब अक्षय ध्यान देना, ये जो x1 x2 का राइट हैंड साइड का ये वाला पोर्शन है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव क्वाड्रेंट है। इधर जाऊंगा तो मेरा सॉल्यूशन नेगेटिव हो जाएगा, जो मैं नहीं कर सकता, डिसीजन वेरिएबल कैन नॉट बी नेगेटिव। यहाँ नीचे आऊंगा तो भी डिसीजन वेरिएबल कैन नॉट बी नेगेटिव। यहाँ नीचे आऊंगा इस सेकंड क्वाड्रेंट, इधर फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो भी मेरा डिसीजन वेरिएबल कैन नॉट बी नेगेटिव। तो यहाँ पे भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता, यहाँ पे भी नहीं हो सकता, यहाँ पे भी नहीं हो सकता। सॉल्यूशन होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ पे। अब अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंस्ट्रेंट्स इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंस्ट्रेंट्स इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे, एक कंस्ट्रेंट ऐसा जा रहा ऊपर की तरफ, बोल रहा मेरा ऊपर का रीजन है, दूसरा कंस्ट्रेंट ऐसा जा रहा नीचे की तरफ, नीचे का रीजन है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कंस्ट्रेंट इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे, उस केस में सॉल्यूशन बनेगा ही नहीं, क्योंकि पॉलीगॉन ही नहीं बनेगा। कंस्ट्रेंट आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे, उसको बोलेंगे इनफिजिबल सॉल्यूशन। समझा क्या अक्षय? यस सर। अनबाउंडेड सॉल्यूशन, ये एक वैरायटी है अनबाउंडेड सॉल्यूशन। अनबाउंडेड सॉल्यूशन मतलब क्या होता है? दो कंस्ट्रेंट है, दोनों कंस्ट्रेंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पर बाउंड नहीं कर रहे, रीजन क्लोज नहीं कर रहे। ये कंस्ट्रेंट बोल रहा है कि भैया मेरे से ऊपर का कुछ भी चलेगा, ये कंस्ट्रेंट बोल रहा है कि मेरे से ऊपर कुछ भी चलेगा। तो इन्होंने इंटरसेक्शन किया, इंटरसेक्शन करके रीजन भी डिफाइन किया कि ये रीजन में कुछ भी चलेगा, पर ये रीजन कहीं से क्लोज हो रहा है क्या? ऊपर में कोई कंस्ट्रेंट ऐसा नहीं है जो इस रीजन को क्लोज कर रहा, ये रीजन कहीं से भी क्लोज नहीं हो रहा। क्योंकि ये रीजन कहीं से भी क्लोज नहीं हो रहा, तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी तक जाएगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी तक जाएगी। मिनिमम के केस में ये क्लोज हो रहा है। अगर मिनिमाइज करना होता तो दो ही पॉइंट होते, पॉइंट ए और पॉइंट बी, अगर मिनिमाइज करना है। पर अगर मैक्सिमाइज करना है तो कितना भी दूर तक मैक्सिमाइज कर सकता हूँ, क्योंकि ऊपर में क्लोजिंग कंस्ट्रेंट कोई नहीं है। इसको बोलेंगे अनबाउंडेड सॉल्यूशन। समझा क्या अक्षय? अनबाउंडेड मतलब क्या? यहाँ पे मैक्सिमाइज करने की कोई लिमिट नहीं है, इन्फिनिटी तक मैक्सिमाइज कर सकता हूँ। पर अगर मिनिमाइज करना है तो पॉजिटिव रीजन में एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी, इंटरसेक्शन पॉइंट मिनिमाइज करने के लिए। पर मैक्सिमाइज करने की कोई लिमिट नहीं है। तो अगर मैक्सिमाइज करना है तो अनबाउंडेड है, और मिनिमाइज करना है तो दो पॉइंट में से किसी एक पॉइंट पे सॉल्यूशन छुपा है। ठीक है। और आखिरी इसमें रहेगा लाइन सॉल्यूशन, सिंगल सॉल्यूशन, जहाँ सिर्फ लेस देन इक्वल टू नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू है। जहाँ लेस देन इक्वल टू बनी नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू भी नहीं है, सिर्फ इक्वल टू है, वह दोनों इंटरसेक्शन से मिलेगा पॉइंट, इसको बोलेंगे लाइन सॉल्यूशन। तो ये आखिरी वाला रहेगा लाइन सॉल्यूशन। ठीक है। तो इसके ये हो गया तुम्हारा ग्राफिकल मेथड और इसके सारे वेराइटीज। फॉर्मुलेशन अपन ने समझा, ग्राफिकल मेथड अपन ने समझा। 3-4 क्वेश्चन मैंने निकाले थे गेट के, जो एक मिनट, जो अभी गेट में पूछे गए थे ग्राफिकल मेथड और फॉर्मुलेशन से रिलेटेड। तो अक्षय मेरे को व्हाट्सअप करना, मैं तेरे को PDF फाइल सेंड कर दूंगा। तो ये तीनों चारों क्वेश्चन सॉल्व करके देखना। ठीक है? यस सर। और इसके बाद डाउट आएगा तो मेरे को पूछना पर्सनली व्हाट्सअप करके,
अब आप बचे अकेले मीटिंग में, तो अब मीटिंग को मैं जल्दी क्लोज कर दूंगा। मेरे को एक बात बताना, ये अपनी जो गेट की मीटिंग हो रही है कितना की, इसमें स्ट्रेंथ क्या रहता है? आप रहते हो क्या मीटिंग में हमेशा? हाँ सर, मतलब मैक्सिमम टाइम था मैं। तो मीटिंग में कैसा चल रहा है, मतलब ऐसे ही रहता है 1 2 4 5 की रहता है क्राउड? नहीं सर, अबाउट 30 रहते हैं हमेशा। तो ओआर में मतलब इंटरेस्ट नहीं था उसलिए नहीं थे, तो फिर अपन ओआर को इसमें से निकाल देंगे प्रेरणा में से, ठीक है? क्योंकि हो सकता है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का ज़्यादा वेटेज नहीं है, उसलिए भी नहीं आना चाहते हो। ओ, रीजन नहीं पता सर उसका मुझे। हाँ, मतलब स्ट्रेंथ नहीं रहती फिर, मतलब फिलहाल आज नहीं है ना स्ट्रेंथ, तो आज ओआर नहीं का रहने तो अपन, 15 से ऊपर रहते हैं। हाँ तो अपन ओआर का लेक्चर निकाल देते हैं गेट में से, क्योंकि ये न्यूमेरिकल वाला काफी। सब्जेक्ट भी है, तो इस तरीके से लेने में जमता भी नहीं है, दिक्कत भी होंगी, और स्ट्रेंथ भी नहीं आ रही तो फिर कोई मतलब नहीं है, ठीक है? सर मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा था इसमें। नहीं इंटरेस्ट आ रहा था वो ठीक है, पर इसके लिए अपन ऐसा प्रेरणा स्कीम में लेक्चर नहीं डाल सकते। 6 सेम है ना, रेगुलर सब्जेक्ट ही है 6 सेम में ओआर, तो 6 सेम अच्छा। में तो पूरा पढ़ना ही पड़ेगा, कोई इशू नहीं है। प्रेरणा स्कीम से इसको ठीक। निकाल देते हैं अपन, ठीक है? चलो फिर, थैंक यू, आप इसको करो सॉल्व, और पर्सनली आप मेरे को व्हाट्सअप कर देना कोई डाउट आएगा तो, ठीक है? ओके सर। चलो ओके, थैंक यू सर। हाँ हाँ।